हेलो बच्चों। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर शुरू किए थे, मतलब तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें हम लोग जाने थे हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए दो लोगों का कंट्रोल होना जरूरी है, एक न्यूरल कंट्रोल, दूसरा एंडोक्राइन कंट्रोल। ठीक है। तो चूंकि बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूरॉन्स के बारे में, तो न्यूरल कंट्रोल न्यूरॉन्स कैसे कंट्रोल करती है उसको हम लोग देखे थे। और स्टार्टिंग हम लोग इंट्रोडक्शन से लेकर जो ह्यूमन के अंदर जो नर्वस सिस्टम होती है उनका हम लोग थोड़ा से फ्लो चार्ट में हम लोग डायग्राम में देखे थे। ठीक है। आज हम लोग बेसिकली न्यूरॉन्स में कैसे इंपल्स जनरेट होती है उसके बारे में जानना है हमें, है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो तंत्रिका आवेग कैसे उत्पन्न होती है और उसका संचालन कैसे होता है उसको भी जानते हैं हम लोग। ठीक है। तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति एवं संचालन, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं हम लोग कि तंत्रिका आवेग का उत्पन्न मतलब उत्पादन का मतलब क्या होता है। ये देखो क्या होती है, ये देखो नर्व सेल जो दिखाई दे रहे हैं, ये नर्व सेल के अंदर में ऐसे एक्टिविटी होगा जिसकी वजह से यहाँ से मैसेज जो है एक जगह से दूसरी जगह की ओर में जाएंगे। मतलब मैसेज किसके रूप में जाती है, तो मैसेज जाती है इम्पल्स के रूप में। इम्पल्स का मतलब क्या होता है, आवेग। आवेग के रूप में क्या होती है, मैसेज जाती है। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में जाते हैं। तो देखो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं, प्रीवियस क्लास में देखे भी थे कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से बिंदु दर बिंदु जुड़ी हुई रहती है, बिंदु दर बिंदु। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूरॉन जो रहती है त्वरित का काम करती है। त्वरित का मतलब फास्ट रूप से काम करेगी और पॉइंट टू पॉइंट जुड़ी हुई रहती है। ठीक है। तो इसी का जो इम्पल्स का जो उत्पादन होता है, इसका मतलब इसका ओरिजिन होगा, ओरिजिन वो कहाँ से होती है, कैसे होती है, उसके बारे में हमें जानना है। और उसका संचलन का मतलब वो आगे कैसे बढ़ती है उसको भी हमें पढ़ना है। ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में ये जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग तंत्रिका आवेग को पढ़ेंगे। तो इसके लिए देखो क्या क्या चीजें होती जानते हैं। तंत्रिका आवेगों का उत्पादन और चालन, इसमें क्या होगा, आवेग संचरण विद्युतीय रासायनिक होती है ना। तो इसको देखते हैं अभी, इसके टाइप को तो हम लोग जानेंगे कि दो प्रकार के होती है ये, है ना। लेकिन इसको हम लोग पढ़ना है हमें क्या, कि तंत्रिका आवेग में संचरण कैसे होती है उसको भी जानते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करना रहता है। कौन कौन से? विश्राम झिल्ली विभव का रख रखाव करना रहता है पहला, दूसरा क्रियात्मक विभव उत्पन्न करना पड़ता है, और तीसरा क्या है, क्रियात्मक विभव का प्रसार। मतलब क्या होता है कि न्यूरॉन्स की जो सेल्स रहती है ना, हमेशा एक्साइटेड स्टेज में रहेगी, और उसके लिए एक्साइटेड स्टेज में रहेगी तो इसको ध्रुवित होना जरूरी। ध्रुवित का मतलब ये है कि जो सेल्स के अप एंड डाउन, जैसे मान लो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, या तो इसके अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म की ओर और ये इसके बाहर की ओर जो आउटर बाउंड्री रहती है यहाँ पर, इन दोनों तरफ इसको ध्रुवणता शो करती है, इसके दोनों तरफ ये ध्रुवणता शो करती है। मतलब यहाँ पर प्लस माइनस का जो बैलेंस है ना, बैलेंस वो क्या रहता है, बदलते रहता है, मतलब बदलता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवणता। एक चीज जानते होंगे कि, है ना, कोई चीज अणु है, ध्रुवी है, अध्रुवी है, ऐसा बोलते हैं। तो उसका मीनिंग क्या होता है, ध्रुवी और अध्रुवी का मतलब जानते हैं थोड़ा से। देखो कोई अणु ध्रुवणता है, इसको हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कोई अणु ध्रुवी है कब बोलते हैं, या तो उसका बॉन्ड जो है सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, बॉन्ड सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तब हम बोलेंगे ध्रुवी। या तो इसमें प्लस एवं माइनस इम्बैलेंस होगा, इम्बैलेंस होगा। या बोल सकते हैं इसमें जो सममिता रहता है, सिमेट्री, अनसिमेट्रिकल होंगे, अनसिमेट्रिकल, तो भी हम इसको क्या बोलेंगे, ध्रुवी बोलेंगे। जबकि अध्रुवी वाले में क्या होता है, इसमें बॉन्ड सेटिस्फाइड रहते हैं, बॉन्ड सेटिस्फाइड के अलावा प्लस माइनस जो है बैलेंस में रहेंगे, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिखाती है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पर ले, जैसे कि मेथेन को लेते हैं, तो मेथेन का बॉन्ड सेटिस्फाइड है, अध्रुवी कंपाउंड होते हैं। जबकि H2O वगैरह को लें तो ये ध्रुवी कंपाउंड होते हैं, मतलब इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड है जो सेटिस्फाइड नहीं है। तो ध्रुवणता इसी को बोलते हैं हम लोग, ध्रुवी अध्रुवी में यही डिफरेंस है। ठीक है। तो यही जानेंगे कि जो न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन रहती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, एक्सॉन बोलते हैं, एक्सॉन, एक्सॉन की मेम्ब्रेन, मतलब बोल सकते हैं एक्सॉन की जो झिल्ली रहती है कौन सी अवस्था में रहती है, ध्रुवित अवस्था में रहती है, ध्रुवित, ध्रुवित अवस्था में रहती है। ध्रुवित अवस्था मतलब इसमें कभी भी प्लस माइनस के जो आयन है ना बैलेंस नहीं रहेंगे। किसके साथ में, ये आउटर के साथ में, ये जो अंदर वाला एक्सॉन का अंदर वाला हिस्सा है, बाहर के साथ में प्लस माइनस आयन को बैलेंस करके नहीं रखता। तो एक्सॉन की जो सेल है उसको ध्रुवित मतलब ये ध्रुवित रहती है। और ध्रुवित क्यों रहती है,
क्योंकि ये उत्तेजनशील कोशिकाएं होती है, उत्तेजनशील कोशिका। तो उत्तेजनशील सेल्स हैं कौन, न्यूरॉन्स, और इसी की वजह से इसकी झिल्ली क्या रहती है, ध्रुवित रहती है। तो इसको भी हम लोग जानते हैं। विश्राम झिल्ली विभव का रख रखाव का मतलब ये होता है कि जिस टाइम में न्यूरॉन्स या नर्व इम्पल्स का कंडक्शन या जनरेशन नहीं होते रहता, उस टाइम में ये जो है ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो रहती है वो मेंटेन रहना चाहिए, और जब जरूरत होगा तब जाके क्या होंगे, नर्व इम्पल्स बनेगा और आगे ट्रांसमिट होंगे। ठीक है। अब मान लो झिल्ली के अंदर वैसा कैपेसिटी नहीं है ध्रुवणता की, या उसकी झिल्ली ध्रुवित नहीं रहेगी, तो प्लस माइनस आयन को कैसे बैलेंस बनाएगी, तो वहां से कोई भी प्रकार के इम्पल्स जो है जनरेशन ही नहीं होगा, कंडक्शन ही नहीं हो पाएगा। वही सब पैरालिसिस कंडीशन के टाइम में वैसा हो भी जाता है वो। ठीक है। तो ये 3 स्टेप फॉलो करना रहता है आवेग संचरण के लिए, 3 चरण होते हैं यहाँ पर। तो देखिए कैसे होती है, तो जानते हैं। विराम झिल्ली विभव का रख रखाव में क्या होगा, देखें। तंत्रिका झिल्ली में विभिन्न चुनिंदा पारगम्य आयन चैनल होते हैं। एक आराम करने वाले न्यूरॉन्स में न्यूरॉन्स आवेग, मतलब विश्राम करने वाले जो है न्यूरॉन्स में न्यूरॉन्स आवेग का संचालन नहीं कर रहा है। तंत्रिकी झिल्ली है ना, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि इस टाइम में, जिस टाइम में आराम कर रही है न्यूरॉन्स, कोई भी न्यूरॉन जो है आराम कर रही है, कोई प्रकार का इसमें कंडक्शन हो नहीं रहा है इसमें, तो उस टाइम में क्या होगा वो जान रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो उस टाइम में क्या होगा, तंत्रिकी झिल्ली K+ आयनों के लिए अधिक पारगम्य है और Na+ आयनों के लिए लगभग अपारगम्य है। इसके अलावा झिल्ली एक्सोप्लाज्म में नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए प्रोटीन के लिए भी अभेद है। मतलब ये बोल सकते हैं कि तंत्रिकी झिल्ली पोटेशियम आयनों के लिए और ना क्लोरीन माइनस क्लोराइड आयन के लिए क्या रहती है, पारगम्य रहती है। इस टाइम में, जिस टाइम में वो झिल्ली क्या करते रहती है, आराम अवस्था या विश्राम अवस्था में रहती है उस टाइम में। ठीक है। बाकी Na+ के लिए क्या रहती है, लगभग अपारगम्य होती है। और सीधी सी बात है, जिसके लिए वो पारगम्य रहेगी वो आयंस है ना झिल्ली के अंदर में ज्यादा रहेंगे, और जिसके लिए पारगम्य नहीं हो तो बाहर में ही रहेगा। तो सोडियम के लिए क्या रहती है ना, अपारगम्य है, अपारगम्य, जबकि K+ और Cl- के लिए पारगम्य होती है ये झिल्ली, पारगम्य। तो पहला लाइन तो यही याद रखना है। तो इसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि विश्राम कला जो होती है ना, मतलब विश्राम अवस्था में झिल्ली किस प्रकार से है ना, मतलब कैसे टाइप की बिहेव करती है। तो जानना कि सोडियम के लिए अपारगम्य रहती है, जबकि पोटेशियम और क्लोरीन के लिए पारगम्य होती है। ठीक है। तो ये भी जानते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह भी रहती है ना, यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं, इस डायग्राम में दिख भी रहा है कि ये देखो सोडियम पोटेशियम पंप लगे हैं। ये पोटेशियम जो है 20 mm है और सोडियम जो है 450 mm। तो जो 450 mm वाला है वो तो अंदर ही नहीं जा पाएगा, अपारगम्य हो जाएगा उसी चक्कर में। ठीक है। और सोडियम जो है छोटा सा है ना, मतलब इसका जो है कम में मिलीमीटर में है, इसका जो है ना सांद्रता जो है, तो क्या हो जाएगा, उसके लिए पारगम्य हो जाएंगे। तो अंदर में क्या हो चले जाएंगे, सोडियम की तुलना में पोटेशियम ज़्यादा जाने लग जाएंगे। और ये जाते भी क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है, मतलब क्रियात्मक विभव उत्पन्न करना है। तो क्रियात्मक विभव उत्पन्न करने से पहले प्रवणता बनाना पड़ता है, सांद्रता प्रवणता। तो यहाँ पर हम लोग विभव का भी डिफरेंस जानेंगे, इसके लिए हमें थोड़ा फिजिक्स जानने की जरूरत पड़ेगा, तो उसको भी देखते हैं हम लोग, है ना। वही वाला लाइन है, फिर से देखते हैं। इसलिए एक्सोप्लाज्म में K+ और निगेटिव आवेशित प्रोटीन की सांद्रता अधिक हो जाती है और Na+ की सांद्रता कम हो जाती है ना। क्या बोले कि अब देखो इसमें हम लोग पढ़े है ना, यहाँ पर देखें क्या कि यहाँ पर विश्राम अवस्था में झिल्ली जो है सोडियम के लिए क्या है, अपारगम्य, और K+ और Cl- के लिए पारगम्य है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो एक्सोप्लाज्म होंगे ना, मतलब एक्सॉन का जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसको हम लोग एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। तो एक्सोप्लाज्म में सीधी सी बात है K+ और Cl- की संख्या जो है ज़्यादा हो जाएगी। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव आयंस की संख्या, मतलब पॉजिटिव है ना, क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों आयंस है, निगेटिव ये दोनों आयंस है। तो दोनों आयंस के हिसाब से लाइन लिखा है कि देखो एक्सोप्लाज्म में K+ और निगेटिव ऐसे प्रोटीन की सांद्रता अधिक हो जाएगी, तो दोनों की सांद्रता ज्यादा है नीचे है ना अंदर में, और Na+ की सांद्रता कम है क्योंकि नहीं आ रही है ये, इसीलिए। उसके आगे और देखें, अक्ष तंतु के बाहर के तरफ तरल पदार्थ, बाहर के तरफ मतलब ये जो मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर के साइड में K+ की कम सांद्रता और Na+ की उच्च सांद्रता होती है। यह आराम करने वाली झिल्ली में एक आयनिक या सांद्रता प्रवणता बनाती है। सीधी सी बात है ना। जब हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव निगेटिव आयन दोनों क्या हो गए, ज्यादा हो गए एक्सोप्लाज्म में, तो बताओ इधर की ओर में ये क्या होंगे, दोनों कम रहेंगे।
मतलब K प्लस और Cl माइनस बाहर की साइड में कम है, जबकि अंदर के साइड में क्या है, K प्लस और Cl माइनस ज्यादा। जबकि यहाँ पर देखिए Na प्लस जो है अपारगम्य में, मतलब ये बाहर में क्या है, तो बाहर में ज्यादा है, अंदर में क्या है, अंदर में ये Na प्लस कम है। Na प्लस कम होती है एक्सोप्लाज्म के अंदर में, और यही जो सांद्रता प्रवणता बनती है, एक जो है बाहर में ज्यादा और इधर वही कम, इधर अंदर में ज्यादा उधर बाहर में कम, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सांद्रता प्रवणता जनरेट करना, सांद्रता प्रवणता। तो सांद्रता प्रवणता है जो एक्सोप्लाज्म के बाहर और एक्सोप्लाज्म के अंदर में बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होती है, तो मेरे ख्याल से ये वाला बात समझ आया होगा कि अक्षी तंतु के बाहर की तरफ तरल पदार्थ K प्लस जो कि सांद्रता कम सांद्रता है और Na प्लस की उच्च सांद्रता होती है। यह आराम करने वाली झिल्ली, मतलब है ना विश्राम झिल्ली में एक आयनिक या सांद्रता प्रवणता बनाती है। सीधी सी बात है ना, आयनिक प्रवणता बनाएगी। इसके आगे देखते हैं, इसमें आगे और पढ़ते हैं इसमें क्या क्या चीजें और होगा, है ना। तो देखिए इसको, अब इस टाइम में क्या होगा, विश्राम झिल्ली पर विभव का रखरखाव में और देखते हैं आयनिक ग्रेडियंट को सोडियम पोटेशियम, आयनिक ग्रेडियंट को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा क्या किया जाता है, नियमित किया जाता है। अब देखो, है ना, इससे पहले हमें ये जानना चाहिए यहाँ पर कि सोडियम पोटेशियम पंप का ना कार्य कैसे रहता है, तो उसको भी जानते हैं थोड़ा से। तो सोडियम पोटेशियम पंप, इसको सुने रहे होंगे, हम सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन में जब हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, मतलब सक्रिय परिवहन, तो सक्रिय परिवहन में ये शामिल होता है, सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन का मतलब होता है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में जाना। निम्न से उच्च में जाती है तो इसके लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है, एटीपी इन्वॉल्व होते हैं। मतलब सोडियम पोटेशियम पंप जहां पर भी काम करेगा वहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होंगे, सक्रिय परिवहन। इसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर में जाते हैं मॉलिक्यूल्स, मतलब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं, मतलब सांद्रता प्रवणता के विपरीत जाती है, सांद्रता प्रवणता के विपरीत, सांद्रता प्रवणता के विपरीत जाती है कोई भी मॉलिक्यूल्स या प्लस आयंस बोल सकते हैं या कोई भी चीजें। तो सोडियम पोटेशियम पंप जब आ रही है तो इस टाइम में क्या होगा, तो हम जानते हैं, अभी देखें कि Na प्लस की जो सांद्रता है, की सांद्रता कहां पर ज्यादा है, Na प्लस की सांद्रता आउटर साइड मतलब बाहर में है, बाहर में क्या है ज्यादा, Na प्लस की सांद्रता बाहर में ज्यादा है, और यहाँ पर ये लगे हुए हैं सोडियम पोटेशियम पंप, मान लो है ना, ये सोडियम पोटेशियम पंप है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये ऐसा है, सोडियम पोटेशियम पंप है बाहर की और इसकी सांद्रता ज्यादा है, यहाँ पर Na प्लस की सांद्रता क्या है, कम है। अब देखिए K प्लस और Cl माइनस की सांद्रता कहाँ पर ज्यादा है, सांद्रता यहाँ पर ज्यादा है, सांद्रता एक्सोप्लाज्म के अंदर में, और बाहर में K प्लस Cl माइनस की सांद्रता क्या है, कम है, सांद्रता कम। तो यहाँ पर लगी हुई है क्या, सोडियम पोटेशियम पंप, Na प्लस K प्लस पंप लगे हैं। अब चलो बताओ यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप कब काम करती है, तो सोडियम पोटेशियम पंप कब काम करती है, देखें यहाँ से, तो जब जहां पर कम रहते हैं ना वहां से कम को और कम करते हैं इन लोग, मतलब इनका काम ये होता है, देखो निम्न से उच्च सांद्रता में लेके जाती है किसको, कोई भी मॉलिक्यूल्स या अणु को सक्रिय परिवहन में भाग लेती है कौन सा, सोडियम पोटेशियम पंप। तो देखना यहाँ पर Na प्लस 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 है ना बहुत ज्यादा है, Na प्लस है ना, डबल प्लस नहीं, Na प्लस बहुत ज्यादा है किसमें, बाहर की ओर, उसके बावजूद जो है ना सोडियम प्लस को इधर लेके आती है, मतलब इनर साइड से आउटर साइड में लेके आती है, इनर साइड से आउटर साइड में लेके आती है। क्यों, यहाँ पर सांद्रता प्रवणता को और ज्यादा हमें करना है। जैसे ये होता है ना कि जैसे हम लोग रस्सी को अपने है ना हाथ से खींचेंगे, जैसे ट्रैक्टर वगैरह में कुछ किसी में जब हम लोग कोई सामान को भरते हैं तो रस्सी से बांधते हैं, तो अपने हाथ से जितना हो सका खींचेंगे, है ना, उसके बाद हमसे नहीं खिंचाएगा तो मशीन ला के खींचेंगे और खिंचाता है फिर। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि सोडियम की, देखो सोडियम अपारगम्य था, ठीक है, तो अंदर तो आ ही नहीं रहा था उस टाइम में, पोटेशियम और क्लोरीन के पारगम्य थे, इस टाइम में विश्राम के टाइम में
लेकिन अब एक्साइटेड स्टेज में आना है उसको, तो क्या करेंगे, सांद्रता प्रवणता विकसित करेंगे। सांद्रता प्रवणता विकसित कैसे होगा, तो सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से होगा। सोडियम पोटेशियम पंप क्या काम करते हैं, तो निम्न से उच्च में भेजते हैं, तो जिधर कम रहता है उधर को और कम करते हैं, जिधर ज्यादा रहता है उसको और ज्यादा करते हैं। तो देखो Na+ इधर कम है एक्सोप्लाज्म में, तो ये बाहर साइड में एक्सोप्लाज्म को क्या, एक्सोप्लाज्म के बाहर में इसको और बढ़ा रहे हैं और इधर इसको और कम कर रहे हैं, किसको, सोडियम के कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता को। तो इनर से आउटर साइड में आती है और सोडियम, जबकि यहाँ पर क्या होगा देखना, यहाँ पर इधर कम है, K+ और Cl- की सांद्रता इधर क्या है, कम, तो इधर कम से फिर से वो किधर लेके जाएगी, इधर की ओर, तो इसकी सांद्रता को और बढ़ा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर हम क्या कर रहे हैं कि देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, सोडियम को Na+ को आउटर साइड में क्या कर रहे हैं, आउटर में बढ़ा रहे हैं, है ना, और इनर में क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे। ठीक है, आउटर साइड में क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको बढ़ा रहे हैं, इनर में क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जबकि K+ + Cl- को आउटर में कम कर रहे हैं, और जबकि K+ और Cl- को इनर में बढ़ा रहे हैं। तो बताओ इससे क्या होगा, सांद्रता प्रवणता विकसित होगा कि नहीं होगा, तो सांद्रता प्रवणता इतनी तेजी से विकसित होंगे, क्यों, क्योंकि हम तो सांद्रता प्रवणता के विपरीत काम कर रहे हैं, सांद्रता प्रवणता के विपरीत काम कर रहे हैं हम लोग, है ना। पर ऐसे ठीक है, तो ये समझ आया होगा मेरे ख्याल से, है ना। इसके आगे और थोड़ा बढ़ाते हैं। अब ठीक है, तो है ना, नहीं अभी भी ठीक नहीं है, इसको थोड़ा सा और क्या कर किया जाए। अब ठीक, ठीक है, तो ये बात समझ आया कि नहीं आया, मतलब हम सांद्रता प्रवणता विकसित कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इसी में दिक्कत रहता है, ये क्या चल रहा है यहाँ पर। तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सांद्रता प्रवणता को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। सांद्रता प्रवणता का मतलब एक तरफ बहुत ज्यादा हाई कर रहे हैं, एक तरफ बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है, शुरुआत में क्या था कि सोडियम के तुलना में पोटेशियम और क्लोरीन के लिए क्या था, पारगम्य था। सोडियम तो अंदर जा ही नहीं पा रहा था, तो सोडियम बाहर में हो जा रहा था, पोटेशियम और क्लोरीन ही अंदर जा रहे थे और यहीं पर बढ़ रहा था। अपने टाइम तक बढ़ा, नॉर्मली रूप से गया, लेकिन हम चाहते हैं और ज्यादा जाए, तो हम उसके लिए किसको काम में लगाएंगे, सोडियम पोटेशियम पंप को काम में लगाएंगे। तो यही काम करेगा क्या, तो सक्रिय परिवहन करता है, ये निम्न से उच्च में भेजता है, सांद्रता प्रवणता के विपरीत काम करता है और सांद्रता प्रवणता क्रिएट करता है। सांद्रता प्रवणता के विपरीत काम करता है और सांद्रता प्रवणता क्रिएट करता है। ठीक है, तो कैसे क्रिएट करता है, इस टाइम में क्या होते हैं जानते हैं, है ना। तो देखें यहाँ पर इस टाइम में क्या हुआ कि पहले क्या था, है ना, ओवरऑल समरी जानते हैं कि झिल्ली जो है ना विश्राम अवस्था में थी, विश्राम में झिल्ली। तो कौन सी झिल्ली, तो एक्सॉन मेम्ब्रेन, एक्सॉन की झिल्ली है ये। तो एक्सॉन की झिल्ली शुरू में ऐसी थी, और हम लोग यहाँ से ऐसे बना के देख भी सकते हैं, झिल्ली है ये, मेम्ब्रेन। तो इसमें इस टाइम में क्या था, जो बहुत एनसीईआरटी ने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है कि देखो एक्सॉन जो होती है एक्चुअल में ये न्यूरॉन का पार्ट है। तो न्यूरॉन की झिल्ली की खास बात क्या होती है कि इन लोग एक्साइटेड स्टेज में रहते हैं और पहला ध्रुवीय अवस्था में रहती है। ठीक है, तो इन लोग उत्तेजनशील सेल होते हैं, कौन, न्यूरॉन। उत्तेजनशीलता इसके अंदर है, सील सेल्स होती है, कौन, न्यूरॉन। तो इसकी झिल्ली, न्यूरॉन की जो झिल्ली रहती है कौन सी अवस्था में रहती है, हमेशा ध्रुवित अवस्था में। ध्रुवित का मतलब कभी भी बैलेंस नहीं होंगे दोनों तरफ, कभी ना कभी प्लस माइनस, है ना, अप डाउन होता ही रहेगा। तो विश्राम की अवस्था में जो एक्सॉन की झिल्ली है ना, वो सोडियम की तुलना में, सोडियम की तुलना में, ये लाइन जो भी लाइन लिखेंगे उन्हीं लाइन से क्वेश्चन आएगा, बाकी उधर थ्योरी लिखा है उससे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। Na+ की तुलना में K+ और Cl- के लिए अधिक पारगम्य है, के लिए अधिक पारगम्य, मतलब हम एनसीईआरटी यहाँ पर डायरेक्ट ये नहीं बोलता कि सोडियम के लिए पारगम्य है कि अपारगम्य, इसकी तुलना में उसके लिए ज्यादा पारगम्य ये बोलता है। ठीक है, जबकि ये बोल सकता था कि सोडियम के लिए अपारगम्य होती है और इसके लिए पारगम्य होती है, ये बोल सकता था, लेकिन ये इसको ज्यादा होती है, जब ये ज्यादा हो जाएगी तो ये तो जाएगा ही नहीं। समझ आया कि नहीं आया, तो इस टाइम में ऐसे रहती है।
तो अब बताओ ये जो है Na+ बाहर की ओर ही ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अंदर तो जा ही नहीं पा रहे वो, ये झिल्ली के है ना, यहाँ पर ऐसे प्रोटीन लगी है, यहाँ पर झिल्ली से होता हुआ यहाँ पर तो जा ही नहीं पा रहा है ये कौन, सोडियम। तो बताओ सोडियम एक्सोप्लाज्म के बाहर की ओर ज्यादा अपना कॉन्सेंट्रेशन को बनाएंगे, जबकि इधर की ओर K+ और Cl- जो रहेंगे क्या रहेंगे, ज्यादा सांद्र रहेंगे, सांद्रता क्या रहेगी इसकी, ज्यादा रहेगी नॉर्मल टाइम में। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको उत्तेजित अवस्था में लाने का प्रयास कर रहे हैं, उत्तेजित अवस्था में लाएंगे। क्यों? क्योंकि इंपल्स बनाना है हमें, आवेग उत्पन्न करना है, तो आवेग उत्पन्न करने के लिए उसको उत्तेजित अवस्था में लाना पड़ेगा, अवस्था में लाना है। तो उसके लिए हम लोग काम में किसको लगा रहे हैं, हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप को लगा रहे हैं। तो सोडियम पोटेशियम पंप का जब हम यूज करते हैं, तो हम अभी बताया मैं कि किसमें इन्वॉल्व है, ये सक्रिय परिवहन में इन्वॉल्व है, परिवहन। तो उसकी वजह से क्या होती है, सक्रिय परिवहन का मतलब ये निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में मॉलिक्यूल्स को लेके जाती है ना, निम्न सांद्रता से कौन सी सांद्रता में, उच्च सांद्रता में लेके जाती है। और इसके लिए किसका खर्चा करती है, ये एटीपी का खर्चा करती है। मतलब निम्न से उच्च में जब भी जाते हैं तो यह है ना, सांद्रता प्रवणता के विपरीत काम होती है, प्रवणता के विपरीत काम होती है। और सांद्रता प्रवणता के विपरीत जब काम करते हैं तो एक को ना क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा सांद्रित कर देते हैं, और एक को बहुत ज्यादा निम्न कर देते हैं। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम पंप में हुआ क्या कि जब एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, जो जिसमें क्या लगे हुए रहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप लगे हुए हैं, तो उस टाइम में क्या हुआ, मान लो इधर की ओर में क्या था, सोडियम प्लस क्या थे, ज्यादा थे, और इधर क्या थे, सोडियम प्लस थे क्या, कम। इधर K+ और Cl- क्या थे, ज्यादा, और इधर की ओर K+ और Cl- क्या थे, कम। तो सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप कैसे काम करती है, तो जानते हैं ये क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप तो सांद्रता प्रवणता के विपरीत काम करती है ये। तो सांद्रता प्रवणता के विपरीत काम कर रही है, मतलब इधर से जो सोडियम है ना इनर साइड में, उसको क्या कर रही है, इनर से आउटर में लेके जाती है, किसको, सोडियम प्लस को। और इधर क्या है, ये वाले आउटर साइड है और ये वाले इनर साइड, यहाँ से जो है ना, ये यहाँ पर बहुत कम है, उसको भी सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रही है, यहाँ पर K+ और Cl- को अंदर कर रही है, ताकि यहाँ पर सांद्रता प्रवणता विकसित हो जाए, सांद्रता प्रवणता प्रवणता विकसित होने के लिए, विकसित करने के लिए। तो इसको तो वापस है ना क्यों बता दिए, इसको तो अभी बताए थे, है ना, वापस से सेम बात का क्या बताया, क्यों बताया, क्योंकि देखना इधर जानते हैं हम लोग कि क्यों बताए इसको। तो इसका रीजन है कि जब है ना, इसको एक ट्रिक से याद रख लेना है, NOKIA से, मतलब यहाँ पर क्या है कि Na+, यहाँ पर 3 2 1 से याद रखना है यहाँ पर। तो ये क्या होगा इस टाइम में Na+, तो 3Na+ आउटसाइड जाते हैं, आउटसाइड जाएंगे, 3Na+ क्या होंगे, आउटसाइड जाएंगे। उसके बाद में देखना इधर 2K+ जो है, 2K+ इनसाइड आएंगे, इनसाइड, और इसमें एक एटीपी का खर्चा होगा, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सोडियम पोटेशियम पंप को जब काम करवाते हैं तो उस टाइम में 3Na+ है ना, ये सब एनसीईआरटी का लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, याद रखना है इनको। इस टाइम में क्या हुआ कि 3Na+ जो है आउटसाइड गए, आउटसाइड, और 2K+ जो है इनसाइड आए। और हम तो कर भी वही रहे थे क्या, कि हम सोडियम को यहां से उधर भेज रहे हैं, मतलब इनर साइड से आउटर साइड भेज रहे हैं। तो 3Na+ एक बार में लेके जाती है कौन, सोडियम पोटेशियम पंप, और 2K+ है ना जो है, 2K+ को इनसाइड मतलब अंदर लेके आते हैं, देखो अंदर आ रही है ना यहाँ पर। और इसमें कितने एटीपी का खर्चा होता है, एक एटीपी का खर्चा होता है। ठीक है, तो ये इसको याद रखना है, NOKIA से 3 2 1, 3 से क्या 3Na+, 2K से क्या 2K+ इनसाइड, एक एटीपी की आवश्यकता है इसमें। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, न्यूरॉन जो है विश्राम कला से, विश्राम में जो उसका झिल्ली था उससे क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेज में आने वाले हैं। अब यहां से इंपल्स जनरेट होने वाला है, क्या जनरेट होने वाला है, इंपल्स, इंपल्स का मतलब आवेग। ठीक है, तो आवेग कैसे उत्पन्न होगा, तो इसके लिए थोड़ा फिजिक्स जानते हैं कि विभव में अंतर होना चाहिए, मतलब विभवांतर, विभवांतर होना चाहिए, मतलब बोल सकते हैं कि जब भी धारा प्रवाह होना रहता है तो विभव में अंतर करना पड़ता है।
तो विभवांतर जो है तभी उत्पन्न होगी जब एक तरफ प्लस प्लस की संख्या बहुत ज्यादा और एक तरफ इसकी संख्या कम, तो विभव में देखो अंतर हो गया दोनों में। तो है ना, जानते हैं धारा जो है निकलती है प्लस से और अंदर जाती है माइनस की तरफ से। तो प्लस जो है यहाँ पर से धारा जब प्रवाह होगा तो ये ज्यादा मतलब जो ज्यादा उच्च विभव में होंगे से निम्न विभव की ओर ही जाएगी। उच्च विभव से धारा जो है किधर की ओर जाती है, निम्न विभव। धारा आवेगी है विभव से निम्न विभव में जाएगी, निम्न विभव है ना, निम्न विभव। तो हम देखो बोल सकते हैं, चलो बताओ उच्च विभव किधर की ओर है, तो आउटसाइड में सबसे ज्यादा क्या हो गया है, Na प्लस ज्यादा हो गया है आउटसाइड में, जबकि इनसाइड में ये भी उच्च विभव में है, तो इनसाइड में क्या ज्यादा हो गया है, K प्लस। यहाँ से हम लोग देखें तो समझ आना चाहिए कि जब है ना ज्यादा, ये तो ऑलरेडी वैसे भी ज्यादा था, हम लोग क्या किए, सोडियम पोटेशियम पंप लगाकर और दे दिए उसको, तो और ज्यादा हो गया, तो उच्च विभव हो गया ऊपर ऊपर की ओर में। जबकि इन साइड में क्या था, K प्लस, इधर नीचे की ओर में निम्न विभव है। ठीक है, और प्लस माइनस के बेस में देखना है तो भी देख सकते हैं, अंदर में क्या है, निगेटिव वाला ज्यादा रहती है इनसाइड में। इनसाइड में क्या रहती है, ज्यादा निगेटिव, क्यों, क्योंकि क्लोरीन Cl माइनस ज्यादा है, तो अंदर में Cl माइनस ज़्यादा है, आउटसाइड में Na प्लस ज़्यादा है, तो प्लस से माइनस की ओर आती है, तो प्लस से निकलेगा तो मतलब बाहर से अंदर की ओर जब आएगी, है ना। तो एनसीईआरटी डायग्राम बना के दिया है इसी को, इसी के लिए। तो जब भी जो धारा वगैरह रहती है या आवेग का जो इम्पल्स का है ना, आवेग का जो संचरण है, देखो आवेग की उत्पत्ति कैसे होती है वो तो बता दिया मैंने, मतलब इम्पल्स का जनरेशन कैसे होता है बता दिया, लेकिन आवेग का संचरण के लिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाना जरूरी है उसको। इसीलिए आउटसाइड में Na प्लस, इनसाइड में 2K प्लस ज्यादा, इधर विभवांतर ज्यादा है ना बाहर की तुलना में इसमें, जबकि इसमें बाहर के तुलना में अंदर में कम रहती है, बाहर में ज्यादा विभव रहते हैं, तो उल्टा रहता है। तो इसीलिए तो धारा प्रवाह होती है, इसीलिए इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है, तो देखें यहाँ से इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होती है उसको भी जानते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं यहाँ से क्रियात्मक विभव मतलब है ना एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कौन करती है बताऊं, इधर जनरेट करने के लिए यहाँ पर रहती है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो रहती है ना, यहाँ से आवेग उत्पन्न होता है, आवेग उत्पन्न। और जब हम डेंड्राइट पढ़े थे तो वहां पर भी बताया था कि आवेग उत्पन्न कहाँ से होती है, डेंड्राइट से। और आवेग जैसे डेंड्राइट से उत्पन्न होगा वो साइटोन या सेल बॉडी में जाएंगे, और सेल बॉडी से होता हुआ वो एक्सॉन में जाएंगे। तो एक्सॉन का हम पढ़ते हैं, है ना, इधर की ओर तो सेल ही है, वो सेल के बाद में जब आगे बढ़ती है तो उसी को हमें पढ़ना है। तो देखो क्या होती है कि बाहर में जितने भी प्लस होंगे वो ना क्या होंगे, सोडियम पोटेशियम पंप के तुलना, मतलब सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा तो बाहर हुए रहते हैं, वही जो है ना मतलब अंदर आती है तेजी से, और ये जो अंदर में रहने वाले रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसमें यहाँ तक भी शुरू में यहाँ तक ही इम्पल्स जो है बन रही है, और उसके आगे यहाँ पर ना जब वो आगे बढ़ती है, देखो इधर खाली जगह है, ये जो इम्पल्स है ये इस कलर में दिखाई दे रहे हैं, इधर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऊपर में जो भी ज्यादा रहता है ना वही क्या होता है, धीरे धीरे है ना, जब एक्शन पोटेंशियल जब बनते हैं तो उस टाइम में क्या होती है, उच्च से निम्न आते हैं, मतलब अपने आप आने लग जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के एलोंग ही आने लग जाते हैं। इसकी वजह से जो अंदर में रहती है ना आवेग, वो आगे की ओर बढ़ने लग जाती है। इधर के जो प्लस वाले रहेंगे अंदर आएंगे तेजी से, और इधर के जो प्लस है वो भी तेजी से अंदर आ रहे हैं, तो अंदर जब आएंगे तो आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, और बाद में जो बाहर वाले हैं वो फिर से बाहर हो जाएंगे जिस टाइम में उसको नॉर्मल होना रहेगा उस टाइम में। तो उसको हम लोग पहले पढ़ते हैं थ्योरी को, तो फिर समझ आएगा ये बात क्या है। तो जब एक उत्तेजना लागू की जाती है तो साइट ए पर झिल्ली Na प्लस के लिए पारगम्य हो जाती है। क्यों, क्योंकि ए साइड, यहाँ पर ए साइड है ना, इधर ए है, ये ए साइड है, ये वाला बी साइड है, इधर सी साइड, डी साइड, ए साइड। अब बताओ हम लोग ऊपर में किसको ज्यादा किए थे, सोडियम को ही ज्यादा किए थे, Na प्लस को ज्यादा किए थे। अब जो ज्यादा रहेगा वही तो अंदर आएंगे। तो जब मतलब एक्साइटेड स्टेज आती है झिल्ली की, तो उस टाइम में Na प्लस तेजी से क्या होता है, नीचे आने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि वही ज्यादा था और ज्यादा किए भी थे हम लोग। और उस साइड पर ध्रुवीयता के उलट, मतलब बाहरी नकारात्मकता और आंतरिक सकारात्मकता का कारण बनता है। सीधी सी बात है, बाहर से जब पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स अंदर आ जाएंगे तो बाहर में क्या बन जाएंगे, वो है निगेटिविटी होते जाएंगे, और अंदर की ओर क्या होते जाएंगे, पॉजिटिव। मतलब हम क्या किए थे, ऊपर बाहर में पॉजिटिव किए थे, अंदर में निगेटिव था, तो जब ज्यादा पॉजिटिव हो गए तो अंदर में आने लग गए, और अंदर का जो निगेटिव वाला था वो कम होने लग गया क्योंकि पॉजिटिव आने लग गया। इसलिए
बाहर में क्या होने लग गया, निगेटिव होने लग गए थे। ठीक है, बाहरी नकारात्मकता और आंतरिक सकारात्मकता का कारण बनता है, इसे विध्रुवण कहा जाता है, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइज्ड मतलब शुरू में ऊपर में क्या था, धन ज्यादा, अंदर में ऋण ज्यादा था। अब क्या हो गया, जब अंदर आया धन तो धन वाला नीचे में ज्यादा हो गया, अंदर में, बाहर में कम हो गया, ऋण वाला मतलब बाहर में ज्यादा हो गया, मतलब उल्टा हो गया, विध्रुवण। विध्रुवण का मतलब उल्टा, पोलरिटी उल्टा हो गया, डीपोलराइजेशन बोलते हैं जिसको। तो प्लाज्मा झिल्ली में विध्रुवण के दौरान विद्युतीय संभावित अंतर को एक्शन पोटेंशियल, एक तंत्रिका आवेग कहा जाता है। तो यही है, वही चीज मैं बताया है ना इससे पहले, पोटेंशियल डिफरेंस जब होती है यहाँ पर उच्च विभव से निम्न विभव, तो एक जगह में जब ज्यादा रहेगा तभी दूसरे जगह में क्या रहेगा, वो नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा, तभी तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होंगे। तो इसी की वजह प्लाज्मा झिल्ली में विध्रुवण के कारण, इसी के कारण क्या होती है, विद्युतीय संभावित अंतर को एक्शन पोटेंशियल, इसी की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होंगे और वही एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जहां जहां पर प्लस आयन जहां नीचे में गिरा है वहीं पर माइनस हुए हैं। ठीक है, मतलब प्लस अंदर आती है ना तो निगेटिव वाले बाहर निकल जाते हैं। हमें कुल मिलाकर इसको, इस ध्रुवता को मेंटेन करके रखना है। तो आवेग देखो, पहले यहाँ पर रहता है आवेग, वो धीरे 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 आगे की ओर बढ़ता है, मतलब जैसे एक लाइट तेजी से गुजरती है ना, तुरंत ही गुजर जाती है, वैसे ही यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जो है ना, प्लस जो है इधर की ओर जैसे ड्रॉप आउट होंगे तो वो आगे की ओर जैसे बढ़ते जाएंगे, वो प्लस वाला ऊपर की ओर माइनस होते जाएगा और एक्शन पोटेंशियल आगे की ओर बढ़ जाएंगे। और इतना तेजी से होता है ये, है ना, कि मतलब माइक्रो सेकेंड भी नहीं लगते इसको होने के लिए, क्योंकि विद्युतीय सिनेप्स है, मतलब इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिक वाला देखे नहीं होंगे ना, बटन चालू करते ही तुरंत लाइट पहुंच जाती है इसमें, है ना, तुरंत ही कंडक्शन होता है। सेम कंडक्शन यहाँ पर भी होता है, बहुत तेजी से होते हैं ये कंडक्शन। ठीक है, मतलब ये आवेग जो है तेजी से आगे जाती है। इसके आगे देखते हैं और, है ना, थोड़ा थ्योरी और पढ़ते हैं, फिर और बात समझ आएगा कि इसमें क्या क्या हुआ। ठीक है, मुझे लगता है ये ना बड़ा नहीं होना चाहता, ये ना छोटा ही रहना चाहता है, छोटा हो जाता है हर बार, है ना। चलो देखते हैं इसको और क्या है, इसमें क्या बात है। क्रियात्मक विभव का प्रसार करना है, मतलब जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट किए थे वो आगे कैसे बढ़ती है उसको जानते हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम है ये वाला, देख सकते हैं। आगे की साइटों, साइड बी पर बाहरी सतह पर सकारात्मक और आंतरिक सतह नकारात्मक होती है। मतलब आगे इधर की ओर क्या हुआ, इधर का जो पॉजिटिव जैसे ए साइड से नीचे आया तो बी साइड वाला जो है इधर खाली हो गया, इधर क्यों निगेटिव वाले, तो उधर वाले लोग इधर आते, ऐसे आते आते जाएंगे, इधर से आते जाएंगे, अरे वाले लोग हटते जाएंगे, मतलब ये आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, उधर वाले नीचे आते जाएंगे। तो देखो क्या हुआ, आगे की साइड पर, साइड बी पर बाहरी सतह सकारात्मक है, पॉजिटिव बी वाला, क्योंकि इधर वाले पॉजिटिव तो अंदर आ गए हैं, तो बी वाला पॉजिटिव, और आंतरिक सतह नकारात्मक, उसके ही आंतरिक सतह क्या होते हैं, निगेटिव है। देखो इसके बाहरी पॉजिटिव है, इसके आंतरिक सतह क्या है, निगेटिव है कि नहीं। साइड ए से साइड बी तक आंतरिक सतह पर एक धारा प्रवाहित होती है, साइड ए से साइड बी तक एक धारा प्रवाह हो रही है, और पॉजिटिव से निकलते हुए जानते ही होंगे, पॉजिटिव से धारा निकलती है ना, वो जानते हैं ना, धाराएं ऐसे निकलने वाली, निकलने वाली में पॉजिटिव वाले रहते हैं, जबकि अंदर आने वाली में ऐसे जो अंदर आती है उसमें निगेटिव वाले लोग रहते हैं, ये जानते होंगे, है ना। कौन सी धारा बोलते हैं इसको, कौन सा धारा है ये, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हो कि नहीं पढ़े, पढ़ के आना। उसमें से जब धाराएं यहाँ से निकलती है, पॉजिटिव वाले से निकलती है ना, ऐसे जो एक दूसरे को नहीं काटती वाला ये वाला बात है ना, कौन सी धारा है, विद्युत धारा, कौन सी धारा है, कुछ मतलब नहीं है ना, पढ़ रहे हैं और कोई पता नहीं है। तंत्रिका आवेग का उत्पादन और संचालन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो इसमें क्या होती है, तो देखो ए साइड्स के बी तक आंतरिक सतह एक धारा प्रवाह होती है, तो धारा प्रवाहित होने लग गई, मतलब अंदर में, इधर से इधर की ओर में, और यहाँ से देख भी सकते हैं। बाहरी सतह पर सर्किट को पूरा करने के लिए साइड बी से साइड ए तक करंट प्रवाहित होता है, मतलब धारा, इसलिए ध्रुवता उलट जाती है और साइड बी पर एक एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होती है, यानी साइड ए पर एक्शन पोटेंशियल साइड बी पर आता है। देखो जो चीज हम लोग ए साइड पर किए थे ना, वैसे ए बी सी डी ऐसा करके साइड लगे हुए रहते हैं। तो जो काम ए साइड में होता है, मतलब इसमें धनात्मक आयन जब अंदर आएंगे तो ऋणात्मक आयन ऊपर में ज्यादा हो जाएगा। अब जब ऋणात्मक उधर की ओर हो जाएंगे तो ये धन आयन यहाँ पर रुका नहीं रहेगा, ये आगे बढ़ेगा, तो उसकी वजह से बी वाला का धनात्मक आयन इधर फिर आएगा, फिर ये फिर आगे बढ़ेगा, फिर सी वाले का धनात्मक आयन इधर आएगा, फिर आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर एक्शन पोटेंशियल जो रहते हैं, मतलब जो क्रियात्मक विभव अंदर की ओर पॉजिटिव चार्ज को लेते जाते हैं और आगे की ओर में एक्शन पोटेंशियल को, है ना, बढ़ाते जाते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि पी क्यू आर एस ऐसे सब साइट है। तो देखिए यहाँ पर आउटसाइड ऑफ एक्सॉन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक्सॉन की,
पॉजिटिव वाले ज़्यादा है, एक्सॉन के आउटर साइड में पॉजिटिव ज़्यादा, अंदर में क्या है, निगेटिव ज़्यादा है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या हुआ, इस पी साइड से पूरे पॉजिटिव आयन अंदर चले गए, तो जब पॉजिटिव अंदर जाएंगे तो उसके बदले में निगेटिव ऊपर चला जाएगा, निगेटिव ऊपर चले गए तो निगेटिव ऊपर चला गया, उसके बाद देखो पॉजिटिव आयन आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ का पॉजिटिव आयन, मान लो इतने साइड का, पी साइड का पॉजिटिव आयन है ना, क्या हुआ, आगे बढ़ रहा है। तो जब आगे बढ़ेगा तो 1 2 3 4 5, तो देखो यहाँ पर भी पहले में कितना 1 2 3 4 5 था, फिर से 5, फिर से ये आगे की ओर जैसे बढ़ा पॉजिटिव आयन, मतलब सोडियम प्लस, ये क्या हुआ, इधर ऊपर की ओर निगेटिव होने लग गए, फिर आगे बढ़े गए तो आगे देखो फिर से बढ़ रहा है। मतलब मान लो इतने में ही इम्पल्स है, इतने में इम्पल्स, इसीलिए देखो ये निगेटिव वाला फिर से वापस आ जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ऐसे बोलोगे कि ये है ना, ये पॉजिटिव था, पूरा पॉजिटिव, इधर पूरा निगेटिव हो जाता है, इधर पूरा पॉजिटिव, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब जो एक्शन पोटेंशियल जब आगे बढ़ते हैं ना तो पीछे की ओर खाली होने लग जाता है, मतलब ये वाली बात है। यहाँ पर देखो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर से ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, तो देखो ये एक्शन पोटेंशियल था, ये जब यहाँ था है ना तो अलग ही अलग चीज था, यहाँ पर था तो अलग था, यहाँ पर था जो जो अलग है। मतलब ये बोल रहे हैं कि एक्शन पोटेंशियल जो है ना पॉजिटिव आयंस की वजह से होते हैं, और जहां पर एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर जहां पर रहेंगे अंदर में ना, उसके जस्ट ऊपर में निगेटिव आयंस हो जाते हैं। ठीक है, कि हर जगह में तो नहीं रहता, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जो है एक बार बन गया और उधर की ओर जाना है उसको, इधर की ओर पीछे की ओर पूरे जगह पूरे एक्सॉन के मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल नहीं रहेगा, वो आगे बढ़ते ही है ना, देखो अब आगे बढ़ गए तो वापिस से जैसा प्रारंभिक स्थिति था ना, मतलब विध्रुवण वाला स्थिति था, मतलब विश्राम वाला, तो विश्राम वाला फिर से ऐसे ही हो जाता है। तो देखो ये आगे बढ़ गया Na+, फिर से इधर की ओर देखो Na+ जो है फिर से आगे बढ़ गया एस साइड में। तो कुल मिलाकर ये बता रहा हूं मैं कि जितने में नर्व इंपल्स का कंडक्शन रहता है, जैसे रेड वाला है ना, देखो रेड वाला, ये रेड वाला है, रेड में बताया है रेड, और ये रेड, और इसके बाद ये रेड, एक्शन पोटेंशियल जो है ना धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और अंत में जाके सब सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर में भरा जाएगा एसिटाइलकोलिन के फॉर्म में। तो ये आवेग तंत्रिका आवेग की जो उत्पत्ति एवं संचरण है ना, ये समझ आया होगा मेरे ख्याल से। इसमें याद रखने वाली बात जो है ना, वेरी इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पर जो लिखा हूँ मैं, उसमें से भी ये बात इंपॉर्टेंट है कि जिस टाइम में एक्साइटेड स्टेज में जाना रहता है ना, एक्साइटेड स्टेज में आते हैं उस टाइम में क्या क्या चीजें होती है वो जानना है। दूसरा, जिस टाइम में वो विश्राम में रहती है उस टाइम में किसके लिए पारगम्य होती है ना, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, किसके लिए पारगम्य होती है, किसके लिए अपारगम्य होती है, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछते हैं, और इससे क्वेश्चन पूछेंगे कि जब है ना वो एक्साइटेड स्टेज में आएगी तब क्या होंगे, तो नोकिया से याद रख सकते हैं, नोकिया, नोकिया में एन का मतलब है ना 3 to 1 याद रखना, नोकिया में 3 to 1, तो नोकिया में 3Na+ आउटसाइड, 2K+ इनसाइड, आई का मतलब इनसाइड, ए का मतलब एक ATP की जरूरत पड़ती है। कब? जब ये सब चीज होगा तब। ठीक है, तो समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? आया तो भी नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है। चलो ठीक, इधर आर देखें, और इसके बाद में देखें ये सब चीज क्या हुआ, तो अनुक्रम को अक्ष तंतु के साथ दोहराया जाता है और आवेग का संचालन किया जाता है। सीधी सी बात है, जो पहले के लिए है वो सेकंड के लिए भी रहेगा, थर्ड के लिए भी रहेगा। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगी एक्शन पोटेंशियल है ना, जिधर पॉजिटिव ही एक्शन पोटेंशियल है वही आगे बढ़ेगी, तो उसका विपरीत सत्ता जो है निगेटिव हो जाएगा, अपने आप निगेटिव। ठीक है, Na+ की पारगम्यता में वृद्धि अत्यंत अल्पकालिक है, इसके तुरंत बाद K+ तक पारगम्य में वृद्धि होती है, तुरंत K+ झिल्ली के बाहर फैलता है और आराम करने वाली झिल्ली को पुनर्स्थापित करता है। इस प्रकार तंतु आगे की उत्तेजना के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब वही बोल रहे हैं कि देखो एक्शन पोटेंशियल आगे की ओर तो बढ़ गया, ठीक है, जैसे यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन करना है, ऐसे मैं मसल कॉन्ट्रैक्शन किया, तंत्रिका आवेग से तंत्रिकाएं आई और इसको क्या कर दिया, यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, अब यहाँ पर फिर से नॉर्मल कर दिया। अब एक्शन पोटेंशियल आना बंद, जब तक मैं इसको करता रहूंगा एक्शन पोटेंशियल आता रहेगा, करना बंद कर दूंगा तो एक्शन पोटेंशियल आना बंद। तो एक्शन पोटेंशियल जो रहती है वो डिपेंड करती है कि कितने टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन करना है, कितने टाइम तक। क्योंकि मेरी ऐच्छिक पेशियां है तो मैं ऐच्छिक पेशी के कंट्रोल को खुद कर सकता हूँ, खुद ही इंपल्स जनरेट कर सकता हूँ सोच के। लेकिन जो हमारी अनैच्छिक पेशी है उसमें समय के साथ साथ जाते रहती है, इंपल्स जो है जाते रहती है। जैसे कि हम हार्ट से ही समझ सकते हैं, अपने हार्ट हृदय से ऐसे नोड हमेशा इंपल्स जनरेट करते रहता है, जनरेट करते रहता है, और जैसे जैसे जनरेट होते जाएगा ऐसे नोड के द्वारा इंपल्स, तो हृदय की पूरी पेशियों में वो फैलती है इंपल्स। तो तंत्रिका आवेग भी हृदय में जो उत्पन्न होने वाले आवेग है ना उसी के समान रहती है, बस ये क्या रहती है कि ज्यादा दूरी तक ट्रेवल करती है। ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये ज्यादा दूरी तक तय करेगी, ठीक है, तो इसको भी जानना है हमें।
बाकी झिल्ली पूर्व है ना वापस अवस्था में अपनी आ जाती है जैसे एक्सटर्नल पोटेंशियल आगे बढ़ जाता है उसके बाद। ठीक है, इसके आगे और देखें। अब देखते हैं कि ये जो है ना तंत्रिका आवेग था लास्ट में कहाँ तक जाती है उसको भी जानते हैं हम लोग। तो देखें एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन है, ये देखो एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर सिनेप्टिक साइनेप्स वगैरह कैसे बनाते हैं उसको भी जानते हैं हम लोग। तो देखो ये जो है यहाँ पर डेंड्राइट कैसे लिख दिया, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है ना डेंड्राइट। अच्छा दूसरे एक्सॉन के साथ में जुड़े हुए हैं। हाँ देखो यहाँ पर ना क्या हो रहा है, एक न्यूरॉन जो है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ी हुई है, उसको देखते हैं हम लोग। न्यूरॉन प्लस न्यूरॉन, न्यूरॉन बिंदु दर बिंदु जुड़ी है, पॉइंट टू पॉइंट जुड़ी हुई रहती है न्यूरॉन्स। तो देखो क्या होगा, एक न्यूरॉन्स के जो लास्ट टर्मिनल एंड रहते हैं है ना उसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। मतलब एक्सॉन का सिरा, बहुत सारे एक्सॉन के सिरे जो हैं यहाँ पर दूसरे न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के पास में जाके जुड़े हैं। ठीक है, दूसरे डेंड्राइट से जुड़ा है, देखो यहाँ से भी न्यूरॉन्स के एक्सॉन आए हैं, इधर से भी आए, इधर से भी, सब तरफ से क्या हुए हैं न्यूरॉन्स का एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन है इस डेंड्रॉन से जुड़ा हुआ है। तो जो एक्सॉन का लास्ट टर्मिनल होता है उसको हम लोग प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स बोलते हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं एक्सॉन का जो टर्मिनल रहती है उसको। तो जब डेंड्रॉइड्स में आती है तो डेंड्रॉइड्स में यहाँ पर लगे हुए रहते हैं क्या, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं रिसेप्टर लगे हुए रहते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल्स बोलेंगे इसको। मतलब ये इसमें आएगी, यहाँ से न्यूरॉन्स का जो इंपल्स है वो दूसरे न्यूरॉन में जाती है। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे जुड़े हुए रहते हैं है ना, देखो इसमें जुड़ी हुई है, और इन दोनों के बीच में ना एक चीज होती है सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं जिसको। मतलब एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में एक गैप है, उस गैप का नाम क्या है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है ये है ना, तो उसका भी जानते हैं। तो देखें सिनेप्स दो न्यूरॉन्स के बीच का एक कार्यात्मक है ना जंक्शन है। कार्यात्मक जंक्शन मतलब यहाँ से न्यूरॉन से पहले इम्पल्स इसमें आएगा और इम्पल्स इसमें से आता हुआ डेंड्राइट से होता हुआ फिर से साइटॉन, साइटॉन से होता हुआ फिर से एक्सॉन से होता हुआ आगे की ओर बढ़ती है ना। तो सिनेप्स दो न्यूरॉन्स के बीच में एक कार्यात्मक जंक्शन होती है। तो ये जानना है सिनेप्स क्या है, तो साइनेप्स दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन होती है। और ये साइनेप्स जो होती है ना दो प्रकार के साइनेप्स होती है, ठीक है, जिसमें एक होता है विद्युतीय साइनेप्स और दूसरा क्या होता है रासायनिक साइनेप्स। तो जो विद्युतीय साइनेप्स होते हैं ना इसमें ना साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो बताया अभी, साइनेप्टिक क्लेफ्ट ये एब्सेंट रहते हैं, क्लेफ्ट ये एब्सेंट रहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यही कारण है कि इन लोग फास्ट कंडक्शन करते हैं। फास्ट कंडक्शन है ना किसमें होता है फास्ट कंडक्शन, तो विद्युतीय सिनेप्स में फास्ट कंडक्शन होता है। क्यों, क्योंकि सिनेप्टिक क्लेफ्ट रहती नहीं है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं है, इसीलिए वो दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं मान कर चलो, तो विद्युतीय सिनेप्स है। जबकि रासायनिक सिनेप्स में क्या होती है, इसमें क्या होते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट होते हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच में या न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो गैप होती है उसी को हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होती है उसको भी जाने थोड़ा से, देखते हैं इधर। विद्युतीय साइनेप्स के बारे में पहले देखते हैं है ना। देखना इसमें प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की झिल्लियां निकटता में होती है, तो आवेग संचरण एक अक्ष तंतु के साथ संचरण के समान होता है। मतलब देखो कि दोनों जो है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये दोनों के बीच में ना साइनेप्टिक गैप मतलब गैप जंक्शन नहीं है, गैप बहुत कम है। मतलब सिनेप्टिक क्लेफ्ट या तो एब्सेंट या तो बहुत क्लोजली है, एकदम कम। यही कारण कि आवेग का संचरण ज्यादा तेजी से करती है। देखो यहाँ पर है ना वही बात लिखा है, आवेग संचरण रासायनिक साइनेप्स की तुलना में तेज होती है। तेज फास्ट कौन सा वाला तेज होता है, तो विद्युतीय सिनेप्स जो होती है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बोलते हैं इसको है ना। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आवेग संचरण रासायनिक साइनेप्स की तुलना में तेजी से होता है इसमें, ठीक है। मानव प्रणाली में विद्युतीय सिनेप्स बहुत दुर्लभ या कम पाए जाते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर में ऐसे बहुत कम रहते हैं, ह्यूमंस में नहीं है जो तेजी से बहुत तेजी से जो न्यूरॉन्स को है ना एक्टिव करके लेके जाए और बहुत तेजी से उसमें क्या हो कंडक्शन हो, तो ऐसे ह्यूमंस के अंदर में नहीं है। तो बहुत कम है इसमें मानव प्रणाली में विद्युतीय सिनेप्स जो तेजी से काम करते होंगे, ठीक है। तो हमारे अंदर कौन सा सिनेप्स ज्यादा है, तो रासायनिक सिनेप्स ज्यादा है हमारे अंदर में। दूसरा देखते हैं रासायनिक साइनेप्स के बारे में। तो रासायनिक साइनेप्स क्या होती है, इसमें प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में एक तरल पदार्थ से भरा सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट वही बताया, सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है इन दोनों के बीच में।
होता है, जैसे कि प्री सिनेप्टिक क्षेत्रों में फूला हुआ भाग होती है जिसे सिनेप्टिक नोब कहा जाता है। वे न्यूरोट्रांसमीटर से भरे सिनेप्टिक पुटिकाओं होते हैं, जो एसिटाइलकोलिन या एड्रेनालिन जैसे कि देखा है ना, यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, न्यूरॉन का टर्मिनल, ये एक्सॉन का टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल। और जैसे ही यहाँ से इम्पल्स आएगा तो इस सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर में भरे हुए रहते हैं, वही क्या जो इम्पल्स है। इम्पल्स कहाँ पर भरे हैं? सिनेप्टिक वेसिकल्स बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। सिनेप्टिक नोब के अंदर में, ये सिनेप्टिक नोब है, ये वाले पूरा सिनेप्टिक नोब, ये सिनेप्टिक नोब के है ना अंदर में भरी हुई रहती है क्या? सिनेप्टिक वेसिकल। देखो सिनेप्टिक वेसिकल्स के फॉर्म में। अब यही सिनेप्टिक वेसिकल्स यहाँ पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होंगे? निकलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन्स है या दूसरे न्यूरॉन्स है उसमें जाएंगे, उसके मेम्ब्रेन में, या यहाँ पर मेम्ब्रेन नहीं है तो मसल्स होंगे, तो मसल्स के अंदर में जाती है। तो यहाँ पर से हम लोग देख सकते हैं कि साइनेप्टिक जो ये साइनेप जो बनती है ना, किससे किससे बनती है वो जानते हैं यहाँ पर थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ से जाने यहाँ पर साइनेप्स वगैरह एक्चुअल में है क्या। तो साइनेप्स का सीधा सा मीनिंग है साइनेप्स, साइनेप्स का मतलब होगा सीधा, है ना, तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन प्लस साइनेप्टिक क्लेफ्ट, प्लस साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्लस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, या बोल सकते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। तो मान लो, है ना, मान लो यहाँ पर क्या है? मसल सेल है, ठीक है, ये मसल सेल है। मसल सेल्स में यहाँ पर रहती है, इसको सार्कोलेमा बोलते हैं, जानते ही होंगे। यहाँ पर से ऐसे न्यूरॉन्स आया है और यहाँ से न्यूरॉन आके यहाँ पर ऐसे टर्मिनल एंड बनाया हुआ रहता है, ऐसे न्यूरॉन का टर्मिनल। इस टर्मिनल एंड में यहाँ पर ऐसे रहते हैं, ये टर्मिनल एंड के अंदर में यहाँ पर सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं। ये वाले क्या है? एक्सॉन टर्मिनल, सबका नाम दे देते हैं यहाँ पर। एक्सॉन क्या है? टर्मिनल एंड होती है एक्सॉन का। और कुछ में तो यहाँ पर माइलिन आवरण रहते हैं, कुछ में नहीं रहते, है ना, ये भी जानते हैं। स्वान सेल से सभी घिरी हुई रहती है, लेकिन ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल भी बोलते हैं इसी को, स्वान सेल को। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स या बोल सकते हैं हम लोग स्वान सेल, है ना, ये स्वान सेल है, स्वान सेल या ओलिगोडेंड्रोसाइट, डेंड्रोसाइट सेल है ये। इन्हीं के ऊपर में इन लोग क्या बना के रखे हुए हैं? माइलिन शीथ। और इसको भी क्यों बता रहा हूँ भी देखते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर है क्या? ये साइनेप्टिक नोब है, साइनेप्टिक नोब के अंदर में रहती है साइनेप्टिक वेसिकल्स, वेसिकल्स। अब इस साइनेप्टिक वेसिकल्स के बारे में बात करें तो इसमें भरा हुआ रहता है न्यूरोट्रांसमीटर, जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये। अब यही न्यूरोट्रांसमीटर है ना, कौन हो सकते हैं? तो एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन या एड्रेनालिन भी हो सकते हैं, एड्रेनालिन, एड्रेनालिन, ठीक है, एड्रेनालिन हो सकती है या डोपामीन हो सकती है, कई प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग हो सकते हैं। तो ये है, तो ये जो रहती है यहाँ से निकलेगी और कहाँ पर आएगी? तो ये निकलती है और यहाँ पर आती है, कहाँ पर? सिनेप्टिक, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। और सिनेप्टिक क्लेफ्ट से होता हुआ आएगी यहाँ पर, कहाँ पर? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो रहती है ना, कहाँ पर रहती है? मतलब यहाँ पर रिसेप्टर पाए जाते हैं, ग्राही या रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट। तो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, यही लेते हैं। तो ये मान लो क्या है? मसल सेल। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन है तो मसल सेल है, मायोफाइब्रिल, है ना, इसी पर रिसेप्टर लगे हुए रहते हैं। तो बेसिकली बताने का मतलब ये है कि साइनेप्स किससे मिलकर बनी रहती है करके क्वेश्चन पूछेंगे तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स प्लस सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्लस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स, और अल्सो बोल सकते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द मसल्स, ठीक है। तो इसके बीच में रहती है क्या? सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इसी में न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो रहती है ना, ये दो टाइप की हो सकती है। कैसे दो टाइप की? तो न्यूरोट्रांसमीटर का टाइप यहाँ पर देखते हैं कि दो प्रकार के कैसे हो सकते हैं। या तो कोई चीज़ को वो एक्साइटेड करने आई रहती है,
एक्साइटेड होती है, एक्साइटेटरी हो सकती है या इनहिबिटरी हो सकती है। एक्साइटेटरी या दूसरा कौन सा, इनहिबिटरी। मतलब या तो वो उत्तेजक हो सकते हैं, उत्तेजक, या तो क्या हो सकते हैं, निरोधक हो सकते हैं, निरोधक। बोलने का मतलब ये है कि देखो न्यूरॉन जो रहती है ना, वहाँ से जो न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं वो मान लो कोई किसी के फंक्शन कार्य, किसी के कार्य मतलब जैसे मान लो कोई एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स है, एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स, सिक्रेटिंग सेल, इसको क्या कर सकती है, इसको एक्साइटेड कर देगी, एक्साइटेड। तो एक्साइटेड करने की वजह से एंजाइम सिक्रेट करेंगे इन लोग, एंजाइम सिक्रेट करेंगे क्योंकि एंजाइम सिक्रेटरी सेल है, सिक्रेशन होगा। यदि मान लो एक्साइटेड नहीं है ना, तो ये क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, इनहिबिट। तो इनहिबिट करेंगे तो रोकेंगे, रोकेंगे काम को, या जो एंजाइम सिक्रेशन करने वाली जो सेल है उसके काम को रोकेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि न्यूरोट्रांसमीटर है कैसा वाला। तो एसिटाइल कोलिन, एड्रेनलिन, डोपामिन वगैरह ये सब चीज जो रहती है क्या करती है, न्यूरोट्रांसमीटर होती है। इन लोग दो अवस्थाओं में काम कर सकते हैं, ये तो या तो एक्साइटेड अवस्था में काम कर सकते हैं या तो रोकने वाले, निरोधक वाले काम कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा वाला काम हो रहा है। तो जैसे मान लो मसल सेल है, अब यहाँ पर कोई भी न्यूरॉन जाएगा तो एक्साइटेड वाला ही जाएगा, एक्साइटेड वाला नहीं जाएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो एक्साइटेड वाला जाएगा। और मान लो कोई एएनएस वाला, एएनएस से जुड़े हुए ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से, तो वहां से जब न्यूरॉन जाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा वाला होगा कि वो एंजाइम के कामों को क्या करेगा, वो रोकेगा, मतलब एंजाइम सिक्रेटिंग को रोकेगा। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाएंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि खाना आ चुका है, अब एंजाइम सिक्रेट करना है, तो वहां से जुड़े हुए हैं कौन, न्यूरॉन, वो सिक्रेट करवाएगा एंजाइम्स को। अब उसके बाद में खाना पेट से जैसे खाली हुआ 4 से 5 घंटे तक रहती है स्टमक में, उसके बाद है ना वो आगे बढ़ जाती है। तो 4 से 5 घंटे के बाद फिर से भूख लगने लग जाती है ना, स्टमक खाली फिर भूख लगने लग जाती है। तो क्या होगा कि एंजाइम अब सिक्रेट होते ही रहेगा तो डैमेज कर देगा सेल को, तो उसको रोकने के लिए भी जाते हैं। तो वो डिपेंड करती है कि न्यूरोट्रांसमीटर का टाइप कैसा है। समझ आया कि नहीं आया? तो ये न्यूरोट्रांसमीटर के टाइप होते हैं, है ना, तो उसी को हम लोग जानते हैं। देखें कि आवेग अक्ष तंतु टर्मिनल पर पहुंचता है जिससे सिनेप्टिक पुटिका प्लाज्मा झिल्ली पर बन जाती है। न्यूरोट्रांसमीटर के निकलने से यह सिनेप्टिक क्लेफ्ट में फैलता है, पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली पर रिसेप्टर के साथ मिलते हैं, आयन चैनलों का ओपनिंग आयनों में प्रवेश की अनुमति देता है, एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होते हैं। यह क्रिया विभव उत्तेजक या निरोधात्मक हो सकती है। वही बताया कि यहाँ से जब अंदर जाएगा तो वो वही क्या लेके आए उसके हिसाब से उसके काम रहेंगे। तो ये जो न्यूरॉन्स रहती है इसमें फास्ट कंडक्शन की एबिलिटी है, बहुत ज़्यादा तेजी से क्या होते हैं, कंडक्शन होती है। ठीक है, अब ये कंडक्शन जो है फास्ट करने का हमारा मतलब देखो हमारा बॉडी जो का स्ट्रक्चर जो है ना, मुश्किल से 6 फीट 7 फीट रहते हैं, तो बहुत तेजी से कंडक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि वायर वगैरह में देखना है ना, इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह रहते हैं, कितना भी डिस्टेंस में रहती है वो बटन उसका चालू करते ही तुरंत उधर चालू हो जाता है। मतलब एक्साइटेड स्टेज इतना तेजी से मतलब कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल साइने मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स बहुत तेजी से क्या होता है, कंडक्शन। अब वो बहुत तेजी से जाके क्या कर देता है, उसे अपने काम को करता है। क्योंकि हमारा ह्यूमन बॉडी 7 लगभग 6-7 फीट का है, लगभग ज़्यादा ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की जरूरत ही नहीं है हमारे अंदर, इसीलिए केमिकल साइनेप्स होते हैं, जाते हैं काम करते हैं लेकिन न त्वरित काम करने का है ना, काम मतलब त्वरित काम करते हैं। जैसे हमारे कुछ जगह में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स लगे हुए हैं, ठीक है, और कहाँ पर लगे हुए हैं बताना है ना, सर्च करके आना, क्योंकि एनसीईआरटी दिया नहीं है, सिर्फ यही बताया है कि है ना हमारे अंदर कुछ ही इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते हैं, तो कहाँ पर पाई जाती है उसको बताना है। ठीक है, तो एक सवाल भी पूछ रहा हूँ मैं कि जैसे हमारा सबसे फेवरेट चीज़ रहता है ना, खास करके गर्ल्स का, गुपचुप पानी। ठीक है, उसको पानी को सोचेंगे उसी में ही मुंह में लार आने लग जाती है। कई बार क्या होता है, एक रील्स वगैरह में देखे होंगे, इमली को पूरा अच्छा से बनाते हैं, फिर उसमें एकदम मसाला डालेंगे, मसाला डाल के नमक वगैरह एकदम अच्छा डाल के ऐसे खाते रहते हैं कि उसको देखने से ही सलाइवा बनने लग जाती है माउथ के अंदर में। मतलब इतना तेजी से काम होता है कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की वजह से होते हैं ये सब चीजें। समझ आया कि नहीं आया? यहाँ पर ना इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की वजह से ना तेजी से लार लार इतना आने लग जाता है कि वो ये है ना 30 सेकंड का वीडियो देखते हैं उसी में ही हमारा मतलब सोच लेता है हमारा न्यूरॉन। समझ आया ना? कभी कभी देखना कि जब खाते खाते जब हम लोग चावल वगैरह खाते हैं
तो उस टाइम में एक एक आध कंकड़ वगैरह जब आ जाती है ना, कंकड़ आ जाती है तो दांत में जब है ना उस जब जैसे हम पीसते रहते हैं चावल को या है ना खाते रहते हैं यहाँ पर चबाते हैं, तो उस टाइम में जैसे कंकड़ आती है तो है ना मतलब न्यूरॉन्स को इतना ऐसे पता चलता है कि ये ना बहुत बेकार टाइप का आ गया करके। सेम चीजें यदि ना कहीं बाहर में होती हुई वही साउंड, जो साउंड उस पत्थर के काटने से दांत के द्वारा जो आया था ना, वही साउंड कहीं बाहर में आ गया ना, तो सेम जैसे दांत घिस रहा है वैसा टाइप का वहां पर भी लगता है, जबकि हो नहीं रहा है वो चीजें। समझ आया कि नहीं आया? तो ये सब चीज न्यूरॉन्स का खेल रहता है। तो है ना न्यूरॉन जो रहती है अलग अलग तरीके से काम कर सकती है। तो मेरे ख्याल से आज के क्लास में यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं, है ना, ये समझ आया होगा। और हम लोग इम्पल्स कंडक्शन कैसे हुआ और कैसे होती है जाने। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात जहाँ पर मैं बताया हूँ, है ना, कहाँ ये वाली जो पार्ट है ये, इससे ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो साइनेप्स के बारे में बताया यहाँ पर, ये साइनेप्स से भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि साइनेप्स बना किससे रहता है उसको, ठीक है। तो है ना ये सब चीज़ का यदि हमें क्लास चाहिए तो यहाँ पर हमने ले सकते हैं। नीट जून के WD को सब्सक्राइब करके रखना ताकि ये सब क्लासेज जो है फ्री में देखने को मिल सके, ठीक है। थैंक यू।